भारत माता की। आज के सत्र में सभी माननीय सदस्यगणों का हार्दिक स्वागत है। मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली विधानसभा के गठन के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक दिसंबर 1993 को आयोजित की गई थी। तब से लेकर अब तक दिल्ली विधानसभा ने लगातार दिल्ली की जनता के हितों के लिए कार्य किया है और देश के विधानमंडलों में अपनी खास पहचान बनाई है। इस 70 सदस्यीय विधानसभा में पूरे भारत का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। सदन की चर्चा का सत्र हमेशा से उत्कृष्ट रहा। यह ऐतिहासिक सदन स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है और आज आधुनिक भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे रहा है। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपना सार्थक योगदान देंगे और दिल्ली विधानसभा की परंपरा को कायम रखेंगे। माननीय सदस्यगण, आज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। वे महान स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक थे। देश के एकीकरण में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र के चौथे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करेंगे और सदन का समय खराब न होने दें। साथ ही कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना न उठाएं। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने में मुझे सहयोग देंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रामवीर सिंह गुदड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के 20 सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई। मैंने इनमें से 3 सूचनाओं को आज की कार्यसूची के लिए स्वीकृत किया है। श्री अजय महावर माननीय सदस्य से नियम 107 के तहत सूचना दी है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिछले सत्रों के दौरान भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि कार्यसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य विषय को चर्चा के लिए नहीं लिया जाएगा। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई के संचालन में सहयोग दें और इस संबंध में कोई वाद विवाद न करें। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चला गया बटन में, ये चला गया, ठीक। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें विधानसभा सचिवालय की स्वतंत्र कार्य प्रणाली पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके केंद्र में दिल्ली सरकार का वित्त विभाग है। भारतीय संविधान में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सहित सचिवालय की स्थापना सुनिश्चित होगी, जिसकी शक्तियां अध्यक्ष में निहित होंगी। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली विधानसभा के गठन के 30 वर्ष पूरे होने के बावजूद दिल्ली विधानसभा को अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब तो विडंबना यह है कि वित्त विभाग विधानसभा सचिव को प्रदत्त शक्तियों को निष्प्रभावी करने का असंवैधानिक प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में मैंने 27 मार्च 2023 को इसी सदन में एक व्यवस्था दी थी, जिस पर तत्कालीन वित्त मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने पत्र दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा ये निर्देश जारी किया था कि वित्त विभाग द्वारा विधानसभा सचिव को 22 मार्च 2023 को लिखे गए पत्र को तत्काल प्रभाव से
निरस्त समझा जाए। हालांकि मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि माननीय मंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी वित्त विभाग ने 22 मार्च 2023 के उपरोक्त पत्र को अभी तक वापस नहीं लिया है। वित्त विभाग द्वारा लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि विधानसभा सचिव के अस्तित्व को दरकिनार करके विधानसभा की कार्यप्रणाली को विधि सचिव के मार्फत संचालित किया जाए। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 22 मार्च 2023 में यह दर्शाया गया है कि विधानसभा के सचिव में विभागाध्यक्ष का कार्य विधि सचिव के द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जबकि विधि विभाग के विभिन्न संदर्भों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के संदर्भ में विधि विभाग का हस्तक्षेप सिर्फ विधायी मामलों तक ही सीमित है, जिसके अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों के अंतिम रूप देना तथा विधानसभा को बुलाने उसके सत्रावसान सघन से संबंधित कार्य आते हैं। विधि विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा के वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों संबंधी क्रियाकलाप विधानसभा सचिव के द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे तथा इसमें विधि सचिव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बाबत प्रधान सचिव विधि विभाग के पत्र दिनांक 28 जुलाई 2023 में सूचित किया गया है कि विधानसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली के संचालन में पहले से ही चली आ रही परिपाटी अथवा परंपरा में किसी भी प्रकार के बदलाव संबंधी निर्णय लिए जाने तक विधानसभा सचिव, प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष की शक्तियों का संवहन करेंगे। यहाँ यह भी बताना अनिवार्य है कि 1995 में गृह मंत्रालय ने, मैं इसको दोबारा से पढ़ रहा हूँ, यहाँ यह भी बताना अनिवार्य है कि 1995 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा के लिए सचिव का पद सर्जित किया था और ये भी बहुत आवश्यक है। देखिए विदुरी जी, ये बहुत विदुरी जी, जब ये सदन ही रहेगा क्वेश्चन किससे पूछोगे? सदन ही नहीं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सदन को, मीडिया को सदन के अधिकारों की छीनने की मैं जानकारी नहीं दूं तो कौन देगा? कौन देगा? नहीं, पहले यहाँ से, पहले यहीं से शुरू होगा, पहले यहीं से शुरू होगा। बैठ जाइए आप, मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। आप बैठ जाइए, मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। मैं खड़ा हो गया हूँ, आप बैठ जाइए। सदन की मर्यादा को बना के रखिए, सदन की मर्यादा को बना के रखें। मैं यहाँ यह बताना अनिवार्य है कि 1995 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा के लिए सचिव का पद सर्जित किया था और तब से वित्त विभाग द्वारा सचिव विधानसभा के पद का विस्तारण किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में 2028 तक के लिए प्रभावी है। उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग द्वारा वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती आतिशी जी के कार्यालय में 17 नवंबर 2023 को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा जारी 2009 के ज्ञापन में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सचिव विधि, न्याय एवं विधायी मामलों के लिए ही विभागाध्यक्ष होंगे। हालांकि इस पत्र में दिल्ली विधानसभा के प्रशासनिक एवं वित्त संबंधी कार्यकलापों का विधि विभाग द्वारा संचालित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि प्रधान सचिव वित्त विधायी कार्यों तथा प्रशासनिक एवं वित्त संबंधी कार्यों के बीच अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनकी न्यायपूर्ण हठ धर्मिता है कि सचिव विधानसभा की शक्तियों पर किसी भी प्रकार से अंकुश लगाया जाए। विधानसभा सचिवालय में वित्तीय मामलों की स्वीकृति हेतु तथा माननीय उपराज्यपाल महोदय के वर्ष 2009 के ज्ञापन का आदर करते हुए विधानसभा ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सभी फाइलें विधान सचिव को भेजना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार कुल 45 फाइलें विधि सचिव को वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भेजी गई। ये सभी फाइलें माननीय विधि मंत्री की स्वीकृति के साथ 4 दिसंबर 2023 को विधानसभा सचिवालय में इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि विधानसभा अपनी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे और इस प्रकार ये सुनिश्चित हुआ कि विधानसभा के विभागाध्यक्ष और सचिव का कार्य सचिव विधानसभा ही करते रहेंगे। तत्पश्चात इस व्यवस्था के संबंध में निश्चित निर्णय हेतु मैंने अपना नोट दिनांक 5 दिसंबर 2023 मुख्य सचिव को इस अनुरोध के साथ भेजा कि वित्त विभाग के केवल विधायी मामलों में हस्तक्षेप संबंधी आशय से सभी संबंधित विभागों को अवगत कराएं, क्योंकि विधि सचिव ने अपने पत्र दिनांक 1 दिसंबर 2023 द्वारा स्पष्ट किया है
कि विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक वित्त संबंधी कार्यों और प्रस्तावों की फाइलें विधि विभाग को न भेजी जाएं तथा पहले से ही चली आ रही व्यवस्था को ही जारी रखें। तत्पश्चात मैंने सचिव विधानसभा को निर्देशित किया है कि वे ही दिल्ली विधानसभा में विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक सचिव का कार्य करते रहें, जैसा कि 1993 से अब तक किया जा रहा है। मैं सचिव विधानसभा से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था की कापी प्रतिलिपि आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी माननीय सदस्यों को वितरित की जाए। यदि सदन सहमत हो तो इस रूलिंग की एक प्रति मुख्य सचिव दिल्ली सरकार को सूचना अनुपालन हेतु भेजी जा सकती है। और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप इस बात से सहमत हैं मेरे निर्णय से तो हाँ कहें। मैं 1 घंटा दूंगा, आप 1 घंटा दूंगा, पूरा चिंता ना करिए, चिंता मत करिए, डिस्टर्ब मत करिएगा, आप डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं दूंगा। बिल्कुल, बैठिए बैठिए। श्री दुर्गेश पाठक जी। सर आपने लोकहित के मामले में जिस प्रकार से भाई अब ये मुझे अपनी बात रखने दो। अब बैठ जाइए, व्यवस्था हो गई। अब मुझे बाद में बात सदन के अंदर तो नहीं रखेंगे, मुझे बाद में बात कर लीजिएगा मेरे ऑफिस में। अब बैठ जाइए, पर्सन कॉल बैठ कोई बात जाइए। श्री दुर्गेश पाठक जी। कहाँ बुलाया जाएगा, चाहे 254 हो चाहे दुर्गेश पाठक जी, मैं अब क्या हो रहा है, 1 घंटा खराब हो रहा है ना। मेरा प्रश्न दिल्ली की जनता के कामों से रिलेटेड था, जिसमें पर्सन संख्या 1 बोलिए। हाँ, बस प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो प्रश्न मैंने लगाया था कि एमएलए लैट बढ़ना चाहिए और हाउस में आने से पहले ही एमएलए लैट बढ़ गया। तो उसके लिए मैं सभी मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे सारे जो अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो प्रश्न का जवाब मिल चुका है सर, मिल चुका है, आपको भी दूंगा सर। बोलिए सप्लीमेंट्री 1। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इसी से रिलेटेड मैंने भी सवाल लगाया था। एमएलए लेट फंड तो बढ़ गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब का, माननीय मंत्री साहब का। स्पीकर साहब इसमें डिटेल मांगी थी। एक सेकंड विजेंद्र जी, जब प्रश्न करता ने ये कह दिया मुझे इसका जवाब मिल गया, मुझे जरूरत नहीं है। आपकी टेबल पे पड़ा तो है, आपको सप्लीमेंट्री स्पीकर साहब टेबल पे पड़े जवाब। क्यों समय खराब कर रहे हैं, क्यों सब ज्यादा क्वेश्चन हमें दो। आपको सप्लीमेंट्री पूछना है पूछिएगा। गुप्ता जी बैठ जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सबका। गुप्ता जी मैं दे रहा हूँ इजाजत, अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्यों समय खराब कर रहे हो सबका। क्वेश्चन करता ही कह रहा मैं संतुष्ट हो गया, जवाब की जरूरत नहीं है, फिर किस लिए मंत्री से पूछा जाए। स्पीकर साहब, इसकी एक्सटेंशन में कुछ सवाल लगाए गए थे कि 2015-16 से अब तक अनुमानित राशि और टेंडर राशि के बीच में जो फर्क होता है, क्या वो एमएलए लेट फंड में जोड़ दिया गया आगे के सालों में, और हर विधानसभा वाइज उसका जो ब्यौरा मांगा गया था उसका रिप्लाई पूरा नहीं आया। इस जो आगे सवाल लगा हुआ उसमें किसने मांगा था? मैंने ही मांगा था स्पीकर साहब। ये आने स्टार में 4 नंबर पे है, एमएलए लेट फंड से संबंधित ही है। आने दीजिए स्टार। अध्यक्ष जी सप्लीमेंट वो आया नहीं सर, इसमें आएगा नहीं ना। अध्यक्ष जी, ये पहला सवाल तो विधायक निधि के विषय में था कि इसको बढ़ाना चाहिए या बढ़ाने की कोई कार्रवाई चल रही है, तो मुख्यमंत्री जी का मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने जो है इसको 4 करोड़ से बढ़ा के 7 करोड़ किया। दूसरा जो प्रश्न जर्नैल जी ने पूछा है, ये प्रश्न जो है अनस्टार्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है किसी उसका था मेंबर का, और उसके विषय में हमने सभी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को मीटिंग्स की हैं 3, और उनको कहा है कि जितने भी एस्टिमेटेड अमाउंट और टेंडर जो अवार्ड वाला अमाउंट है उसके अंदर डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके वो वापस यूडी में दें, ताकि विधायक उस डिफरेंस जो अमाउंट है उसके लिए भी नए टेंडर लगा सके। तो बहुत जल्द जो है वो आपको दें। हाँ जी, सप्लीमेंट्री आपकी आवाज़ आई थी पहले आपकी आवाज़। हाँ, विश्व मोहन जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस विधायक निधि को आपने 4 से 7 कर दिया है,
इस विधायक निधि का कौन कौन से विभागों से काम किया जाता है, उन विभागों का नाम बता देने की कृपा करें। इतना और सर, ये विधायक, अरे मैं पढ़ के आया हूँ, सबसे भी ज्यादा जानकर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किन किन विभागों से आप विधायक निधि को खर्च कर सकते हैं, ये बताने की कृपा करें। जारी की हुई है। अरे सर नहीं है ना। आज आप क्या हो रहा है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठिए। आप ऐसा करिएगा मोहन जी, सदन का मैं आपके माध्यम, आप मेरे से लिस्ट ले लीजिए। सर मैं आपको लिस्ट, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विभाग के लोग जिन जिन को आप सूचीबद्ध आपने किया है, वो अधिकारी काम करने से मना कर रहे हैं एरिया के अंदर। आप मेरे पास लेके आइए। ठीक है, वो काम करने से मना कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप उसको घुमा फिरा रहे हो भाई, इतने क्वेश्चन नहीं लिए जा सकते। अगर कोई ऐसा विभाग है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर। दिल्ली की कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने की। एमएलए लैड 10 करोड़ रुपया तय किया गया, उसको घटाकर 4 करोड़ रुपया कर दिया गया। पिछले 4 सालों में 15 करोड़ रुपया विधायकों को उपलब्ध कराया गया है, जबकि विधायकों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, 10 करोड़ से घटाकर 4 करोड़ रुपया क्यों किया गया? और 4 सालों में विधायकों को 40 करोड़ रुपया मिलना था, जो 25 करोड़ रुपए का एमएलए लैड में जो कटौती की गई है, क्या सरकार इस कमी की भरपाई करेगी? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ये सभी विधायकों की चिंता है कि एमएलए लैड फंड को बीच में कम किया गया था और ज़रूरत को देखते हुए इसको 10 करोड़ बढ़ाया गया था, और अब कई विधायकों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था, आपकी तरफ से भी है, तो इसको 7 करोड़ किया गया है। और अगर ज़रूरत लगेगी तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, और आपकी बात तो मुख्यमंत्री जी मानते हैं, आप भी कहेंगे तो होगा। बस इस क्वेश्चन पे अंतिम सप्लीमेंट्री विजेंद्र गुप्ता जी, दैट्स ऑल। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18-19 का ये कैबिनेट का फैसला था 10 करोड़ 4 से 10 करोड़ करने का, और कोविड काल में 20-21 में एक भी पैसा विधायक निधि में नहीं मिला। हम सब विधायक हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर पूरी बात करें तो विधायक के पास ये एक स्ट्रेंथ है, क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार वो पैसा खर्च कर सके, उनका काम करवा सके, और विधायक कोष से जल्दी भी काम होते हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी वर्क है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि क्योंकि डिसीजन तो स्टैंड करता है, वो चेंज नहीं हुआ, कैबिनेट का डिसीजन तो 10 करोड़ का ही है, लेकिन हम बजटरी प्रोविजन में कम ज्यादा कर रहे हैं। जैसे 300 करोड़ रखा गया क्वेश्चन क्या विजेंद्र जी, क्वेश्चन निकालो जी। नेक्स्ट ईयर का जो बजटरी प्रोविजन है, जो बजट 23-24 का 24-25 का, उसमें 10 करोड़ का प्रावधान फिर से किया जाए, यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए का। और अभी भी आप चूंकि फैसला तो ऑलरेडी लिया हुआ है, सिर्फ आपको प्रावधान करना है, और आप अभी अमेंडेड बजट भी लाएंगे, तो इसको अगर आप अभी 700 करोड़ कर देंगे इस वर्ष भी, तो मुझे लगता है कि इन अंतिम वर्षों में विधायक अपने क्षेत्रों में लोगों की इच्छाओं के अनुसार ज़्यादा काम करवा पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि क्या सरकार इस पर गौर कर रही है कि वर्ष 23-24 और 24-25 में ये 20 करोड़ रुपया विधायकों को दिया जाए? अगर पिछला नहीं देने की स्थिति तो वर्तमान तो दिया जा सकता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, इस बार की जो आ रही है उसकी डिमांड के अंदर 3 करोड़ के हिसाब से 210 करोड़ रुपए बनता है। 100 करोड़ इस बार दे रहे हैं, 3 महीने में 100 करोड़ तक के काम हो जाएंगे। आगे जो है 110 करोड़ देंगे, और जो आपने बोला कि इसको बढ़ा के 10 करोड़ किया जाए, ये जो है दोबारा से मैं आप लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री जी के सामने और कैबिनेट के सामने रखेंगे, होपफुली हो जाना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 2 अभय वर्मा जी।
तो आप प्रश्न तो रखिए ना, जवाब कहाँ से आ गया? आप बोलिए प्रश्न संख्या मेरा 2। प्रश्न प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 2 बोलिए। प्रश्न संख्या 2 प्रस्तुत है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2 के क का जवाब है, दिल्ली में पेड़ काटने के नियम और नियम के खिलाफ जा करके पेड़ काटने पर सजा के प्रावधान दिल्ली वृक्ष अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली में वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 1994 एनेक्चर ए पर संलग्न है। दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियम 1995 और 96 एनेक्चर बी पर संलग्न है। ख समस्त प्रस्ताव केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल के संज्ञान में है, इस पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ग उपरोक्त ख के संदर्भ में लागू नहीं है। घ उपरोक्त ख के संदर्भ में लागू नहीं है और ड़ उपरोक्त ख के संदर्भ में लागू नहीं है। सब ह, ग, घ और र का जो उत्तर आया है ये मेलाफाइड है और सरकार हमें गुमराह कर रही है। क्या मंत्री जी, एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा। मंत्री जी बता सकते हैं कि सीबीआई और एनजीटी ने रोक लगाया है कोई जानकारी देने से? हम विधानसभा के सदस्य हैं, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मुख्यमंत्री निवास के निर्माण के दौरान कितने पेड़ काटे गए, पेड़ों की संख्या बताने में सीबीआई ने रोक लगा रखा है, एनजीटी ने रोक लगा रखा है? मंत्री जी जवाब दें इस बारे में। माननीय अभय वर्मा जी, भाई सभी नहीं, संज्ञान शब्द से गुमराह किया जा रहा है। आप बैठिए। हाँ। बैठिए। जिस विषय की जांच चल रही है, सीबीआई कर रही है, माननीय मंत्री जी ने बोला है ना। मैंने जांच के विषय में पूछा ही नहीं है, मैंने तो नंबर्स ऑफ पेड़ पूछे हैं। मैंने तो पेड़ की संख्या पूछा हूं कि कितनी पेड़ काटी गई। जांच ये संख्या जांच के विषय से नहीं है सर। जांच करके एक मेंबर को ये भी जानकारी नहीं दिया जा सकता। मेरी बात सुनिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर सीबीआई ने और एनजीटी ने कोई ऑर्डर दे रखा है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, तो बता दें मंत्री जी। एक सेकंड, आप वकील रहे हैं, मेरी बात समझ लीजिए। जांच से पहले माननीय मंत्री जी अगर कुछ सदन पटल पर उत्तर देते हैं और जांच में आते हैं 2 पेड़ या पेड़ कटे नहीं, या 10 पेड़ या 15 पेड़, तो क्या होगा? कल को आप कहेंगे माननीय मंत्री ने तो 10 बताए थे, पेड़ कटे हैं 20। कल को आप फिर हंगामा करेंगे। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। सर वो ठीक उत्तर दिया उन्होंने। पेड़ कटने के संख्या पे जांच नहीं चल रही। श्री विजेंद्र गुप्ता जी, प्रश्न संख्या 3। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मेरे प्रश्न प्रस्तुत है, मैं इनका जवाब दूं। श्रीमान गोपाल राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जल प्रदूषण के संदर्भ में विभिन्न संबंधित विभाग माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में आवश्यक उपाय कर रहे हैं, जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्न क में संलग्न है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा 8 स्थानों पर घरों से उत्सर्जित अवजल की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी द्वारा यमुना नदी में शराब प्रभावित करने वाले 24 नालों की निगरानी की जा रही है। दिल्ली में अनुमानित अवजल उत्सर्जन 792 MGD है। अवजल के समुचित उपचार और निस्तारण का दायित्व दिल्ली जल बोर्ड का है। दिल्ली जल बोर्ड के 37 अवजल उपचार संयंत्र चालू हैं, जिसकी स्थापित क्षमता 667 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है।
और शेष अंतराल को पूरा करने और भविष्य में औजर वृद्धि को समायोजित करने के लिए क्षमता बढ़ाने की योजना है। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जित औजल के उपचार के लिए 46.7 MGD क्षमता के साझा स्राव उत्राव संयंत्र CEPT चालू हैं। CEPT के अलावा दिल्ली में संचालित उद्योग, होटल और रेस्तरां इत्यादि सहित अन्य उद्योगों और इकाइयों द्वारा स्राव उपचार संयंत्र ETP भी स्थापित किए गए हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों, किए गए उपायों की विस्तृत जानकारी अनुलग्न ख में संलग्न है। प्रश्न 3 का ख, स्वीकृत ईंधनों की सूची अधिसूचित की गई है और ईंधन का इस्तेमाल कर रहे सभी उद्योगों को PNG का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। 1866 इकाइयों ने PNG स्वीकृत ईंधनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नियमित निगरानी जांच की जाती है और किसी भी उद्योग में परिचालन के लिए PNG स्वीकृत ईंधन का उपयोग नहीं किए जाने पर SCN जारी करके और इकाइयों को बंद करने की कार्रवाई की जाती है। ग, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण विकास कार्य ग्रैप के स्टेज के अनुसार प्रतिबंधित किए जाते हैं, जिसमें CAQM का डायरेक्शन आता है, जिसकी विस्तृत जानकारी अनुलग्न ग में संलग्न है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित दिनों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। 2023 में 9/11 से 18/11 तक सभी कक्षाएं बंद रही हैं। 2023 में 6 से 10 तक प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको बंद किया गया है। 2022 में 4 से 8 तक प्राथमिक कक्षाएं बंद रही हैं। 21 में 2 से 17 तक सभी कक्षाएं बंद रहीं। 21 में 2 से 8 तक प्राथमिक कक्षाएं बंद रही हैं। 21 में 21 से 27 तक नवंबर तक सभी कक्षाएं बंद रही हैं और 15 से 20 तक सभी कक्षाएं बंद रही हैं। ख, अंतरिक्ष के कृषि परिस्थितिकी प्रणाली निगरानी और मॉडलिंग अनुसंधान संकाय के माध्यम से पराली जलाए जाने की घटनाओं पर उपग्रह से नजर रखने वाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस घटनाओं की रिपोर्ट देता है और ऑनलाइन पोर्टल पर दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं जो हुई हैं 2021 में ये घटनाएं 71,089 थी, जो अब घट करके 2022 में 49.775 और 21 के बाद अब 23 में ये घट करके 36,449 हुई हैं और इसमें करीब 49% पराली जलाने की घटनाओं की पंजाब में कमी आई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति अर्थात नवंबर से दिसंबर 2023 तक वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में वायु गुणवत्ता का विस्तृत विवरण अनुलग्न ग में संलग्न है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। लगातार वास्तविक जो समय वायु गुणवत्ता है उसकी निगरानी की जा रही है। व्यापक कार्य योजना लागू की जा रही है। वास्तविक समय आधार पर स्रोत अंशपान और पूर्वानुमान किया जाता है। स्रोत स्तर पर वायु स्रोतों का नियंत्रण किया जाता है। 14 सूत्री समर एक्शन प्लान और 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू करना दिल्ली में वायु प्रदूषण के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम का विस्तृत विवरण अनुलग्न घ में संलग्न है। च, DPCC पर्यावरण विभाग के पास ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद। हाँ बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रदूषण के खिलाफ पिछले 15 सालों से कोई बजट नहीं मिला है। इसका क्या कारण है? यदि ये सही है तो सरकार ने DPCC को बजट क्यों नहीं दिया? इसके क्या कारण है? और DPCC जो भी बजट डिमांड करती है उसके अनुसार उसको बजट उपलब्ध कराया जाता है। DPCC अपने स्रोतों से जो उसके पास पैसे आते हैं उससे भी अपने कार्यक्रम को संचालित करती है।
मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 15 वर्ष से, 10 वर्ष से तो आप हैं, 5 वर्ष कांग्रेस थी, डीपीसीजी को बजट में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया, कोई बजट मिला ही नहीं है सरकार की तरफ से। नहीं माननीय मंत्री जी, तो आपका जो मैं अपना प्रश्न करके बैठ जाऊंगा, रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अध्यक्ष जी इतना जानना चाहता हूं कि क्या कारण है। आपने कहा कि जब वो मांगते हैं उतना मिलता है, लेकिन आज तक मिला ही नहीं है। ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और उसका क्या कारण है, बस। जैसा पहले का जब मांगा मिला है, वो दिया नहीं गया है। पहले में जैसा मैंने कहा कि डीपीसीसी बहुत सारे ऐसे सरकार में अलग अलग विभाग हैं, कमेटियां हैं जो काम करती हैं स्वायत्त तरीके से और अपने संसाधन से वो काम करती हैं। जैसे मार्केटिंग बोर्ड है, डैम है, उसका पैसा दिल्ली सरकार से आवंटित नहीं होता है, वो अपने फंड से संचालित होती हैं और अगर उनको कोई क्राइसिस आती है और डिमांड करते हैं तो उनको बजट एलोकेट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है कभी-कभी। हाँ जी, और किसका? हाँ, मदन लाल जी। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पर जब आज ये गट्ठर मेरे सामने आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। जहां हमने प्रस्ताव पारित किया था कि दिल्ली को हम पेपरलेस बनाएंगे, वहीं आज इतने बड़े गट्ठर को देखकर चिंता हो रही है। क्या इसके लिए भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने पैसा देना बंद कर दिया है? और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए कि आप केवल बात कर रहे हैं, आप केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरे क्षेत्र को। मदन लाल जी, क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन यह है कि इसके लिए कितने पेड़ कटे होंगे। ये जो पेड़ों की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? नहीं, सप्लीमेंट्री ठीक ये है। पेपरलेस क्यों नहीं हो पा रही है विधानसभा पेपरलेस क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हो पा रही? पर्यावरण पर फर्क पड़ रहा है, इतना धन्यवाद। पेपर कम से कम 200 किलो पेपर। यहाँ से सवाल होते हैं, काम को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सर, आप ही ने प्रस्ताव पारित किया था, हम सब बड़े प्रसन्न थे कि अब पेपरलेस हो जाएगी, पेड़ कटने बंद होंगे। सर, ये गट्ठर एक दिन का नहीं है, ये रोज का है। सर, ये रोज का है, हमें इसको चिंतित रहना चाहिए इस पर, इसकी स्थिति। और जो दोषी हैं, मैं तो सर एक और कहूंगा कि आतिशी जो जी, दोषी हैं उन्हें आप कुछ सदन में बोलेंगे बुलाकर न केवल प्रताड़ित जवाब किया देंगे? जाए बल्कि उनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उनकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए इस सदन को कि वो इस सदन की कार्रवाई को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। ये बहुत चिंता का विषय है, हम सबको सीरियसली इस बात को लेनी चाहिए। धन्यवाद। ये विधानसभा से जुड़ा प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज से 4 साल पहले बजट का प्रोविजन हुआ, टेंडर कॉल किए गए, टेंडर नहीं आए, दोबारा टेंडर कॉल किए गए, टेंडर आ गए, टेंडर खुल गए, उनका सब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख लिया गया। एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए लगभग आज से 8 महीने पूर्व वित्त सचिव महोदय से, जिनके लिए मैंने अभी कहा, लेटर पढ़ा, जिसके लिए विदुरी जी बोल भी रहे थे, फाइल भेजी गई, अनेकों बार रिमाइंडर किए गए, सीएस साहब को भी रिमाइंड किया गया और अभी मैंने एलजी साहब को भी लिखकर भेजा, लेकिन आज तक कंसल्टेंट अपॉइंट करने की फाइनेंशियल प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से इजाजत नहीं मिली है। इसलिए सारी विधानसभा को काम रुका पड़ा है। ये विधानसभा हो जाए वो रुका पड़ा है। कि बारिंग 3 सब्जेक्ट्स, लैंड, लॉ और पब्लिक ऑर्डर के अलावा चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सारी बातों को मानेंगे, सारी बातों को कार्यान्वित करेंगे और हर एक की जिम्मेवारी लेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है
कि इन सब के बावजूद भी हम पॉल्यूशन का रोना तो रो रहे हैं, विपक्ष पॉल्यूशन की बार बार बात कर रहा है, पर कोई भी इस बात की हाँ नहीं भर रहा कि हाँ चीफ सेक्रेटरी को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। हो गया फाइनेंस मिनिस्टर को अगले इसके जवाब देना क्वेश्चन आने चाहिए। दो, लंबा हो जाएगा। शिवचरण जी अंतिम है, इस पर अंतिम है बस। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा मंत्री जी से कि पिछले 5 सालों में कितने पेड़ लगाए गए और कितना पॉल्यूशन दिल्ली में कम हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले चुनाव के समय एक संकल्प लिया था और दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि दिल्ली में इस 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ नए पौधे जो है लगाए जाएंगे। दिल्ली के अंदर हमें इस बात की खुशी है कि जो 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए, 4 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरा कर लिया है और हमें भरोसा है कि अगले 1 साल में और हम बढ़ चढ़ करके दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को और तेजी के साथ चलाएंगे। दिल्ली इस बात जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जो ग्रीन क्षेत्र था वो 20% के लगभग था। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के आधार पर ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मॉनिटर तरीके से काम किया, आज देश के अंदर जितने बड़े महानगर हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर डेवलप हो चुका है और वो 23.6 आज दिल्ली का ग्रीन बेल्ट हुआ है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को मापने के लिए 2 पैमाने हैं, एक है PM10 और PM2.5। दिल्ली के अंदर आज ये 2014 हमारी सरकार बनने के बाद से और अब तक का ये रिपोर्ट आई है अध्यक्ष महोदय, जिसको मैं सदन पटल पे भी रखना चाहता हूं। 2014 में दिल्ली के अंदर जो PM10 था, इसकी मात्रा हवाओं में एवरेज पूरे साल का जो एवरेज था 2014 में वो 324 था। जो धीरे धीरे जो प्रयास किए गए, धीरे धीरे आहिस्ता 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 वो 2022 पिछले साल तक वो 223 आ गया, यानी 324 से 223 PM10 में कमी हुई है। और PM2.5 में जो 2014 में 149 था वो घट करके 2022 में 103 हुआ है। अगर एवरेज देखें तो हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली के अंदर 31% दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में हमें सफलता मिली है। दूसरा जो पैमाना हम अध्यक्ष महोदय लेते हैं, जो कैटेगरी होती है एयर क्वालिटी की, उसको हम अलग अलग गुड, मॉडरेट, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दिल्ली के अंदर 2015 में 365 दिनों में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी के बाहर थे, यानी अच्छे एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते थे। इस साल 2023 में एक नया रिकॉर्ड बना है। 109 जो 2015 में पुअर कैटेगरी के बाहर जो एयर क्वालिटी के दिन थे, इस साल अब तक 206 हो चुके हैं। ये बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हुआ है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 4। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, क प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि इस वर्ष 2023-24 में दिल्ली के पब्लिक स्कूल में EWS कोटे के कुल कितनी सीटें स्वीकृत की गई थी। शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध डेटा के अनुसार वर्ष 23-24 में EWS कोटे की कुल 35,186 जो DOE द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनमें सीटें स्वीकृत की गई थी। ख
इन सीटों में से कुल कितनी सीटों पर EWS वर्ग के छात्रों को प्रवेश मिल सका? उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार DOE द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2023-24 में कुल 28,467 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सका। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ डिटेल में कि क्या सिस्टम होता है। इस संबंध में कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन के बाद कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स करवाया जाता है। इसमें कोई भी मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी आवेदक अपने आसपास या दूर के जिन स्कूलों के बारे में ये धारणा है कि अच्छे स्कूलों की श्रेणी में आते हैं, उनमें ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, जबकि कुछ स्कूलों के लिए आवेदन भी कम आते हैं और कई बारी उनमें नाम आने के बाद भी दाखिला लेने कई लोग नहीं जाते। सत्र 2023-24 के लिए निजी गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एंट्री लेवल क्लास में प्रवेश के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर विस्तृत ब्यौरा। कुल सीटों की संख्या थी 35,186, लेकिन उसमें से 3629 ऐसी सीट्स थीं जिस पे किसी ने अप्लाई नहीं किया था। तो जो पहला ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद आवंटन हुआ वो 31,557 सीट्स का हुआ। ये 14 मार्च को हुआ। उसमें से 26,379 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। कुल बचे उसके बाद 8,807 स्टूडेंट्स। जो 8,807 स्टूडेंट्स बचे जिनका पहले ड्रॉ के बाद एडमिशन नहीं हुआ, उन्होंने जिन जिन सीटों पे और अप्लाई किया हुआ था उसका 12 मई को फिर से एक सेकेंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ 3,731 सीट्स का। उसमें से 2,033 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और 6,774 सीट्स फिर भी वेकेंट रही। इन 6,774 सीट्स में से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जहाँ पे सीट्स अभी भी खाली थी, तीसरा ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ 7 जून को, जिसमें से 233 में से 55 बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें से 6719 सीटें अभी भी खाली रहीं। इस 6719 सीटों में से जैसा मैंने बताया 3629 तो ऐसी सीट्स थी जिस पे किसी ने अप्लाई नहीं किया था, और कई बार जैसा आपको पता है कि कई सीट्स खुलने के बाद भी बच्चे उन पे एडमिशन नहीं लेते हैं। इसके लिए, हालांकि वो इस आंसर में नहीं है, हम डिटेल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो सीट्स फिर भी वेकेंट रह गई थी, इन बच्चों को उनकी डिटेल्स प्रोवाइड की गई और 2 ही दिन पहले एक और एडजस्टमेंट ड्रॉ हुआ है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो बच्चे वेकेंट सीट्स पर एडमिशन चाहते हैं उनको उसका एक अवसर मिल जाए। पिछले 9 वर्षों में EWS वर्ग के अंतर्गत कुल कितनी सीटों का प्रावधान था और कितने छात्रों को प्रवेश मिला? दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 और RTE 2009 के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय के निजी गैर सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया 2018-19 से शुरू हुई, जबकि सत्र 2016-17 से केवल सिर्फ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसके रिकॉर्ड के अनुसार 2018-19 में 45,859 सीट्स थीं और उसमें से 33,553 बच्चों ने एडमिशन लिया। 2019-20 में 45,679 सीट्स थीं, जिसमें से 34,414 बच्चों को एडमिशन मिला। 2020-21 में 47,647 सीट्स थीं, जिसमें से 33,241 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। 21-22 में 35,532 सीट्स थीं, जिसमें से 25,156 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। 22-23 में 36,421 सीट्स थीं, जिसमें से 26,427 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। 23-24 में 35,186 सीट्स थीं, जिसमें थर्ड ड्रॉ के बाद 28,467 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट ड्रॉ ये आंसर देने के बाद भी कुछ दिन पहले हुआ है, तो उसका भी डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ स्कूल्स हैं जो सिर्फ DSE या 1973 के तहत जब हुआ था, तो 16-17 में ऑनलाइन 28,193 सीट्स का हुआ था, जिसमें से 19,796 बच्चों का एडमिशन हुआ था, और 17-18 में 31,664 स्टूडेंट्स की सीट्स थी और 25,154 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। बाकी सारी डिटेल्स संलग्न क में आपको मिल जाएंगी। जिन स्कूलों में आपका सवाल है कि जिन स्कूलों में EWS वर्ग के अंतर्गत प्रवेश देने से इनकार किया था, सरकार ने उनकी तरफ क्या कार्रवाई की। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो RTE एक्ट है,
आरटीई एक्ट में ये प्रोविजन है कि 3:1 की रेशियो में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, 3 जनरल सीट्स पे 1 ईडब्ल्यूएस सीट। पर इन 3 सीटों में एडमिशन होने के बाद ये ईडब्ल्यूएस की सीट का एडमिशन होगा या सिर्फ जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके आधार पर एडमिशन होगा, ये अभी एक लिटिगेशन का मुद्दा है। तो जो लिस्ट हमारे द्वारा डीओई द्वारा बनाई जाती है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ के आधार पर बनाई जाती है और दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की तरफ से काफ़ी जोर इस बात पे रहता है कि जो भी लिस्ट हो उसको एडमिशन दिया जाए। कई प्राइवेट स्कूल इस बात को उठाते हैं कि नहीं, जब हमारे 3 जनरल सीट के एडमिशन हो जाएंगे उसी के बाद हम चौथा ईडब्ल्यूएस का एडमिशन करेंगे। बहुत स्कूलों को इसके लिए शो कॉज भी किया गया है, उनकी लिस्ट इसके साथ अटैच्ड है। 1-2 स्कूल्स को टेक ओवर करने की भी प्रक्रिया और उनको डी रिकग्नाइज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर गई है, वो भी अटैच्ड है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी लिटिगेशन चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था ये 26 मई 2022 को, जिसमें ये लिखा था द स्टेट शैल इंश्योर दैट 25% सीट्स इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स शैल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेयर्ड सैंक्शनड स्ट्रेंथ at the entry level, which is preschool, nursery, KG, primary, irrespective of the actual number of students admitted in the general category. हम ही कोर्ट गए थे इस मुद्दे को लेके और कोर्ट ने कहा था कि चाहे जनरल कैटेगरी में सीट में एडमिशन हो या नहीं हो, आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन देना है। लेकिन इसकी अपील में कुछ स्कूल सुप्रीम कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे लग गई थी। तो इसलिए अभी जो कानूनी स्थिति है वो अभी उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है कि 3 जनरल एडमिशन्स होने के बाद ईडब्ल्यूएस का एक एडमिशन होगा। तो इसलिए कई बारी स्कूल्स डिनाई करने की कोशिश करते हैं उस जजमेंट के आधार पे, लेकिन शिक्षा निदेशालय का पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी अगर ऐसा स्कूल है जो बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहा तो उन पर कार्रवाई हो, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए और उन पे बच्चों को एडमिट करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। स्कूलों की जो सारी डिटेल्स हैं वो संलग्नक में अटैच है। थैंक यू। सप्लीमेंट्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2018-19 में दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे की 50,000 सीटें थी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बताएं कि किस आधार पर वर्ष 2023-2024 में इन सीटों की संख्या घटाकर 35,000 कर दी गई। 2023-24 के दौरान कुल 35,000 सीटों में से अब तक 6500 सीटें खाली क्यों हैं, जबकि आवेदन 2,09,000 आए। मेरी सेकंड सप्लीमेंट्री है, हाल ही में हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम आय 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। अगले वर्ष आवेदकों की संख्या और भी ज्यादा होगी, सरकार उसके लिए क्या इंतजाम कर रही है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदया से इसका प्रश्न का जवाब चाहता हूं। जो ईडब्ल्यूएस की सीटें होती हैं वो बेसिकली हर साल में स्कूल्स अपनी ईडब्ल्यूएस की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी पिछले 3 सालों में कितनी मैक्सिमम एडमिशन्स जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों मिलाकर हुई हैं। तो इसलिए पहले ऐसा कुछ पहले, और मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, ऐसा पाया गया था कि कई स्कूल्स जनरल एडमिशन्स नहीं कर रहे थे, सिर्फ ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के आधार पर अपने स्कूल को चलाने की कोशिश कर रहे थे रीएम्बर्समेंट्स लेके, और वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो स्कूल्स को बहुत हमने क्लैंप डाउन किया कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी है, और जितनी वो एक्चुअली एडमिशन्स करते हैं टोटल, जो मिस रिपोर्टिंग चल रही थी उसको हमने उस पर क्लैंप डाउन करके हर साल हम उनसे ब्यौरा लेते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही है उनको आपको रिपोर्ट करना है पिछले 3 सालों की, उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। यही कारण है कि हर साल ईडब्ल्यूएस की जो संख्या है वो थोड़ी चेंज होती है, कभी बढ़ती भी है और कभी घटती भी है। दूसरा आपका ये सवाल था कि इतनी एप्लीकेशंस के बाद भी सीटें खाली क्यों हैं। सीटें कई बार इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि हालांकि एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, कुछ स्कूलों के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। उनको उन स्कूलों में एडमिशन मिलने के बावजूद कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि पेरेंट्स प्रिफर करते हैं कि बच्चों को एक्चुअली सरकारी स्कूल में भेज दें, बिकॉज उनको वो सरकारी स्कूलों को कई लोअर एंड प्राइवेट स्कूलों से बेहतर समझते हैं। तो ये भी कारण है
कि एप्लीकेशंस होने के बावजूद सीटें खाली रह जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हमने अभी एक एडजस्टमेंट ड्रॉ भी इसी पर्पस के साथ किया था कि जो सारी सीटें खाली थी उनकी लिस्ट हमने उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी जिन्होंने अभी तक जिनका एडमिशन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद भी नहीं हुआ था। लेकिन उस एडजस्टमेंट ड्रॉ में भी बहुत सारे बच्चों ने उन स्कूलों को चूज नहीं किया। तो आखिरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो EWS कैटेगरी का हो, वो पेरेंट्स की चॉइस के आधार पर होता है। अगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, इस कारणवश वो सीटें खाली रह जाती हैं। और तीसरा आपका जो सवाल है EWS कैटेगरी का कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। मेरे पास जो जिनके पहले हाथ उठाए हैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये संख्या 50,000 से घटकर जो 35,000 हो गई है, ये संख्या बढ़कर 50,000 हो, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है, मैं ये आपसे जानकारी चाहता हूँ। देखिए, EWS की संख्या घटाना बढ़ाना वो तो प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटें हैं उसके आधार पर निर्भर करता है, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार तो ये कर सकती है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ा सकती है और गवर्नमेंट स्कूल में कमरे, टीचर्स, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, ये सरकार कर सकती है। EWS कोटे में कितनी सीटें होंगी वो तो इससे निर्धारित होगा कि टोटल कितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें कितनी सीटें हैं और उसका 25% क्या है, उसमें सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है। सरकार की सिर्फ एक भागीदारी है जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हुई है। पहले EWS कोटे के नाम पे जितनी धांधली चलती थी, गरीब परिवारों के बच्चों से रिश्वत मांगी जाती थी और एक आम आदमी को, एक लेबरर को, एक गरीब व्यक्ति को एक स्कूल में सिर्फ फॉर्म लेने के लिए इतने धक्के खाने पड़ते थे। वो स्कूल में जाते थे, प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें घुसने नहीं देते थे, वो दिनों दिन की दहाड़ी छोड़ के जाते थे। आज जो ऑनलाइन एडमिशन होता है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन से, साइबर कैफ़े से, कहीं पर भी जाए बिना अपने बच्चों के लिए एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन दे सकता है। कहीं से भी उससे रिश्वत नहीं मांगी जाती है। जो ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है वो पूरे एक रिपोर्टर्स के समूह के सामने होता है। वहाँ पर शुरू में कुछ सालों में शिक्षा मंत्री ने खुद, उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन वहाँ पे ऑनलाइन बटन दबाते हैं और सब लोगों के सामने एडमिशन की लिस्ट बनती है। इससे ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया EWS एडमिशन्स की मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पूरे देश में कहीं नहीं होगी जो ऑनलाइन प्रक्रिया दिल्ली में फॉलो हो रही है। श्रीमान विशेष रवि जी, जिनका हाथ पहले उठा, 5 से ज़्यादा नहीं हो, इसमें विशेष रवि जी के बाद महाजन जी और राजेंद्र जी, बस। सर माननीय आप अपना राजेंद्र जी को दे दीजिए, राजेंद्र जी को बता दीजिए प्लीज। माननीय मंत्री, अगर ये बता पाएं कि जो ऑनलाइन ड्रॉ होते हैं, जो ड्रॉ निकाले जाते हैं, क्या ये सही है कि जो ड्रॉ निकाले जाते हैं, जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया था, आज भी वही कंपनी जो है वो ड्रॉ की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, वही ड्रॉ निकालती है? जो ऑनलाइन ड्रॉ किए जाते हैं वो उसका पूरा डिज़ाइन हमारे ही दिल्ली सरकार की जो ब्रांच है, IT ब्रांच है, जो MIS ब्रांच है, उसके द्वारा किया गया है और उन्हीं के द्वारा हर बारी ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया जाता है। महाजन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों को EWS के एवज में जो भुगतान किया जाता है वो कब से पेंडिंग है और वो कितना है, एक बात। दूसरा, EWS में एडमिशन देने में सप्लीमेंट्री एक ही पूछा जा सकता है, प्लीज। मैं उसी में जोड़ रहा हूँ भाई साहब, एक पूछ लिया बहुत है, उसी में जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहे हैं बोलिए? उसी में जोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन स्कूलों के खिलाफ EWS एडमिशन ना करने के लिए, बच्चों को वर्दी और किताबें ना देने के लिए और डोनेशन के लिए जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिली, ऐसे स्कूलों के खिलाफ पिछले 3 सालों में कितने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई? जो आपका पहला सवाल है कि कितना भुगतान हुआ है, वो शायद आपने एक अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी पूछा है, उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दूसरा, जो बिधूड़ी जी का ही सवाल है, उसमें अनुलग्न ग में
पिछले साल में कितने स्कूलों को शो कॉज नोटिस दिया गया है, कितने स्कूलों को टेक ओवर करने का वो किया गया है, वो सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं, परंतु वो पिछले साल की हैं। बाकी 3 सालों की डिटेल्स आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। राजेंद्र जी। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या ईडब्ल्यूएस में एंट्री लेवल एडमिशन सेकंड क्लास तक है? क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि सेकंड क्लास तक अगर उन्होंने 4 सेक्शन बनाए हैं तो थर्ड से और बाकी की क्लास में उन्हीं सेक्शन को 4 से बढ़ा के वो 8-8 कर देते हैं और वहाँ फिर ईडब्ल्यूएस को नहीं मौका नहीं मिलता है, और इस तरह की धोखाधड़ी वो लोग कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का एंट्री लेवल एडमिशन क्लास 1 तक होता है। अगर कोई भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस प्रकार से अनडिक्लेयर्ड एडमिशन्स किए जा रहे हैं, आप हमें उनकी सूचना दीजिएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। चलिए झा साहब। धन्यवाद सर। मंत्री जी, इसका रिकॉर्ड ही मंगवा लें कि आपने 1 तक कितने सेक्शन रखे सारे प्राइवेट स्कूलों ने, और 1 के बाद कितने सेक्शन बना दिए, अपना आप आ जाएगा, पूरी दिल्ली का आ जाएगा। वैसे माननीय मंत्री जी, मैं आपको करेक्ट करूं कि अब हमारे सरकारी स्कूल में लोअर एंड के नहीं, अपर एंड के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। आपके एसओसी एक एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात कि मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ आए दिन ये शिकायत आती है कि जिसका लॉटरी में नाम आ गया उस पेरेंट्स को पहले अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता है, और जब उसका डेट खत्म हो जाता है तो फिर तुम्हारा डेट खत्म एडमिशन नहीं होगा। ऐसी शिकायतें बहुत सारी आती हैं। तो अगर इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई का प्रक्रिया का क्या किया जाए ताकि ऐसे स्कूल्स पे लगाम लगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक बड़ा कारण ये रहा है क्योंकि ये 3:1 वाला जो क्राइटेरिया है, इस पर अभी लीगल क्लैरिटी, जुडिशियल क्लैरिटी नहीं आई है। जो हाई कोर्ट वाला ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो कर दिया है, पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इसलिए स्कूल्स कई बार उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमने इस साल खास करके कई सारी प्रक्रिया बनाई थी जिसके माध्यम से पेरेंट्स हमें कंप्लेन कर सकते हैं। हर बच्चा जिसका ईडब्ल्यूएस एडमिशन हुआ था उनको एक एसएमएस भेजा गया था। एसएमएस में हेल्पलाइन नंबर, नोडल ऑफिसर वगैरह की डिटेल्स भी थी, जिसमें उनको बताया गया था कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप किसको रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा, डीसीपीसीआर के माध्यम से भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज़ को बनाया था और उनकी भी पूरी डिटेल सब बच्चों को प्रोवाइड कर दी गई थी कि अगर कहीं पर भी स्कूल परेशान करते हैं तो उन ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज़ को वो कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारी पहली ये प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को सबसे पहले एडमिशन मिल जाए, तो सबसे पहले डीसीपीसीआर और जो डीओई के अफसर हैं वो मिलकर एडमिशन करवाने के लिए स्कूल को कहते हैं। और जैसा आप देखेंगे आंकड़ों के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन हो गया है। अपार्ट फ्रॉम द 3629 सीट्स जिनके लिए कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, हमारे पास करीब से 3000 ऐसे बच्चे आखिर में बचे हैं जिनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद एडमिशन नहीं हुआ है। तो स्कूलों पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और जैसा मैंने कहा, जो बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं, चाहे उन्हें शो कॉज नोटिस देना हो, चाहे कुछ स्कूलों को टेक ओवर करने का प्रयास हो, और उन पे कार्रवाई शुरू की जाए। शरद चौहान जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साकृत मंत्री जी, ये पर्सन संख्या नंबर 5 5 का आंसर बताने को कष्ट करें। पर्सन संख्या 5 बोलिए सीधा। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। शरद चौहान जी, आपका जो प्रश्न है दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से जो कहा है उसका उत्तर ये है। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के अनुसार बैंक को इस वित्तीय वर्ष में 94,97,598 रुपये का घाटा हुआ है। बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार हाफ ईयरली अनऑडिटेड रिपोर्ट 2023-24 में 147 लाख रुपए का लाभ दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या खा, जी हाँ, बैंक द्वारा दी जानकारी के अनुसार श्री अतुल भारद्वाज की सेवा फाइल इस दलील पर
देने से इनकार कर दिया है कि उनके रोजगार का सेवा रिकॉर्ड विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी है, जिसका व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसी सूचना को देने से बैंक पर अदालती कार्रवाई हो सकती है। इस विषय में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि मांगी गई जानकारी 7 दिनों के अंदर भेजी जाए, अन्यथा DCS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही बैंक से जानकारी प्राप्त होगी, माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आपको भेज दी जाएगी। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्री सार्थक गुप्ता के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 66(2) के तहत अनिल कुमार गौड़ बनाम दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य शीर्षक से रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की अदालत में मामला लंबित है। प्रश्न घ, विभाग नियमानुसार विषय की योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर स्टैंड लेता है। केस अनुसार संक्षिप्त विवरण तथा वकीलों की सूची एनक्लोजर A, B, C, D संलग्न है। विभाग द्वारा ऐसे मामलों में जिस आधार पर स्टैंड लिया जाता है वह भी संलग्न है, एनक्लोजर E। प्रश्न ड, बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्तमान निर्देशकों में से एक श्री अजीत सिंह और उनके बेटे श्री सुधीर कुमार के खिलाफ FIR संख्या 129/2018U/406/468/420/120B IPC के तहत EOW सेल के समक्ष एक FIR लंबित है, जिसकी आज तक जांच लंबित है। प्राथमिकी में उल्लिखित ऋण खाते 21/11/2016 को ही समाप्त हो चुके हैं, जो कि उनके पिछले बोर्ड में निदेशक बनने से पहले के ही हैं। DCS अधिनियम और नियमों में किसी निर्वाचित निदेशक को प्राथमिकी के आधार पर हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। CEO DNBC को इस कार्यालय के द्वारा सेवा नियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं इस कार्यालय को अवगत करने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही बैंक से जानकारी प्राप्त होगी, माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आपको भी सूचित कर दिया जाएगा। प्रश्न 4, विभाग में उपलब्ध अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 3/12/2019 को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए RCS द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने एक अंतरिम रिपोर्ट RCS के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिस पर RCS ने कमेटी को विस्तृत जांच करने के लिए आदेश किया था। तथापि इसके उपरांत वैश्विक महामारी कोरोना का भारत में आगमन हो गया था। कोरोना महामारी के आगमन के कारण सभी अधिकारी कोरोना ड्यूटी पर लगा दिए गए थे एवं कमेटी के 2 सदस्यों का कोरोना महामारी के दौरान ही स्थानांतरण अन्य विभागों में हो गया था। विभाग ने नई समिति का गठन कर दिया है और 2 माह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जैसे ही कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त होगी, माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आपको भी सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। परवीन जी, नागरिक सहकारी बैंक में स्पेशल ऑडिट होना था, क्या वो स्पेशल ऑडिट हुआ? दूसरी, एक इसमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का क्या कोई प्रोविजन है? अगर हुआ था तो उसमें कितने लोगों का लोन सेटल हुआ, इसकी जानकारी चाहते हैं। नहीं, वन टाइम सेटलमेंट किस बैंक की बात कर रहे हैं आप? किस बैंक की? एक बैंक की हुई है। हाँ, उसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि वन टाइम सेटलमेंट जो हुआ है
वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का कर दिया है। तो उसकी जांच के आदेश दे दिए गए, 2 महीने के अंदर उसकी भी रिपोर्ट आएगी और आपको पेश कर दी जाएगी। उसकी भी दे दी गई है, अभी हमें पता लगा था 3-4 दिन पहले ही। पर्सन काल श्री दुर्गेश पाठक जी। बारह 10 हो गए, 12-10 हो गए। चलिए महेंद्र गोयल जी, एक आखिरी बस। हाँ बोलिए बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न नंबर 6 का कैक है गय का माननीय मंत्री जी उत्तर दें। उत्तर ये है, CPWD मैनुअल के नियमों के पैरा नंबर 2.3.5 और 2.4.2 के अनुसार ए और ES की राशि में 10% अतिरिक्त तक खर्चा किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत जरूरत अनुसार कार्यों में अवार्ड अमाउंट के से अतिरिक्त खर्च किया जा सकता है। ख जी नहीं, कार्यालय आदेश दिनांक 22/7/2022 के अनुसार अवॉर्डेड अमाउंट से 30% से ज़्यादा अधिक होने पर प्रधान सचिव महोदय की अग्रिम स्वीकृति के बाद कार्य किया जा सकता है। दूसरा इसमें है, साथ ही यूसी सेल के दिनांक 20/7/2023 के आदेशानुसार अनधिकृत कॉलोनियों में निविदा राशि के से डिवीजन 15% से अधिक होने पर शहरी विकास विभाग की अग्रिम स्वीकृति के साथ किया जा सकता है। ग उपरोक्त। सप्लीमेंट्री महेंद्र जी। माननीय मंत्री जी, पहले कोई भी बचत होती थी उसका 100% विधायक अपने एरिया के अंदर उसी कार्य के तहत उन कार्यों को करवाता था, लेकिन बाद में कैपिंग आ गई आपकी 30% की। ये खाली मेरा ही अकेले महेंद्र गोयल की विधानसभा से संबंधित नहीं है, ये शायद पूरे दिल्ली के चाहे सत्ता पक्ष के साथी हैं या विपक्ष के साथी हैं, ये सभी का दुविधा है कि उनके क्षेत्रों के अंदर वो कार्य नहीं हो पाते, क्योंकि जिसका एक टेंडर एक बार लग जाता है तो बार बार टेंडर लगवाने में सभी के लिए दिक्कत आती है। तो इस कैप को ये हटाना चाहिए और उसी काम को जो गलियां बच जाती हैं, क्योंकि GSDL के मैप के ऊपर भी आपकी वो गलियां पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये कैप हटाई जाए। चलो 30% के अंदर आदमी सोच लेता है, थोड़ा बहुत सब्र कर लेता था, अब 15% कर दिया, क्योंकि ना उसके ऊपर स्लैब डलती है, ना उसके ऊपर नालियां बढ़ती है, ना उसके ऊपर काम होता है। तो ये माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरे सदन के साथियों का मतलब ये है, तो ये कैप हटाई जाए और सभी डिपार्टमेंटों के लिए। महेंद्र जी हो गया। तो माननीय मंत्री जी इसको आश्वस्त करें कि इस कैप को ये हटाया जाएगा। ये कैप तो हटनी चाहिए बिल्कुल। नो सप्लीमेंट्री, देखिए फिर 280 रह जाएगा, प्लीज। नहीं हो गया है, सेविंग वापस भी नहीं आ रही है। चलिए। तो अध्यक्ष जी, इस तरीके से कई बार विधायकों को परेशानियां आती हैं कि जितना एस्टिमेट बन गया और जो अवार्ड हो गया उससे ज़्यादा काम कई बार निकल जाता है, जो पहले अधिकारियों द्वारा जो है अनदेखी हो जाती है। अब इसके अंदर 2 तरीके से समस्या को हल किया जा सकता है, क्योंकि अब अधिकारियों को मालूम है कि अब जितने का टेंडर हो गया उससे आप 15% की डिविएशन ही ले सकते हैं। तो अधिकारी जो है अब ज़्यादा सचेत रहें और जो एस्टिमेट बनाएं वो पूरा बनाएं, नंबर 1। अगर उसके बावजूद भी किसी अधिकारी की गलती से या किसी नेग्लिजेंस से कुछ काम आपका बच जाता है तो 15% में कवर होना चाहिए, मगर फिर भी अगर बच जाता है तो उसके लिए आप जो भी उसके पीछे जो आपकी कारण है, कारण को करके अगर आप यूडी डिपार्टमेंट भेजेंगे तो यूडी उसकी परमिशन दे देगा। ये मनाही नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ एक चेक लगाया गया है एक लेवल का कि अगर 15% से ऊपर चाहिए तो आप यूडी डिपार्टमेंट में भेज दें, यूडी डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप उसको जो अपनी सेविंग तक जो आपको ले जा सकते के बावजूद एक सिंगल काम भी यदि कोई मंजूर हुआ तो बात है। आज तक एक सिंगल काम भी नहीं हुआ महेंद्र जी। ये चीजें हटकी रही है बिल्कुल। महेंद्र जी सप्लीमेंट्री करिए।
आप ये पूछिए क्या इस जो मंत्री जी ने बताया इस पद्धति में यूडी की लिखने के बाद कोई काम मंजूर हुआ? यही जो प्रश्न आपने बोला है ये मैं मंत्री जी को कह रहा हूं कि दोहरा के बता दें हमें। यूडी के पास अगर आप लोगों ने कोई अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट भेजी है कि जो टेंडर हो गया है और उसका पैसा खत्म हो गया है, अब आपको उसके एस्टिमेट के बियॉन्ड जाना है, अगर आपने कुछ भेजा है तो आप मेरे दफ्तर में भेजिए, मैं उसका पता करा के आपको बताऊंगा। मगर देखिए ये सब विधायक ही है, इसके अंदर कई तरीके की अनियमितताओं की शिकायत भी आती रही है और मुझे लगता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की बात करता है तो उस चेक्स एंड बैलेंसेस को आप सिर्फ ये कह के नहीं हटा सकते कि महेंद्र गोयल जी ने कहा इसलिए आप हटा दो। ये एक वैलिड चेक्स एंड बैलेंसेस है, आपको माहौल को देख के समझना चाहिए। हाँ जा साहब बताइए। मेरा बस आपसे एक निवेदन है कि सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो कच्ची कॉलोनी पे पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जीएसडीएल पूरा जो मैप्स है, पूरा जो एरिया है उसको कवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पहले सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल था उसके तहत जो एस्टिमेट्स बनते थे। सप्लीमेंट्री क्या है? मैं मंत्री जी का थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ कि कच्ची कॉलोनियों में क्या हो रहा है कि 10 गली बन जाती है, 3 गली छूट जाती है क्योंकि जीएसडीएल में कवर नहीं हो रहा है। अगर ये कहते हैं कि यूडी को आप भेजिए तो यूडी तो कभी भी उसका अप्रूवल नहीं देगा। तो पहले क्या था, डेविएशन की वजह से वो 100% एरिया कवर हो पाता था। तो हमें इस प्रैक्टिकलिटी को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए किसी भी नियम को बनाने के लिए। मेरा बस यही निवेदन है। चलिए 280 श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने 280 में हमारे क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का आपने मौका दिया। हालांकि अभी जो लास्ट सवाल था, कुछ मुद्दा उससे भी जुड़ा हुआ है कि चाहे बुराड़ी हो या ऐसे 60% जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली में, वो अनऑथराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अनऑथराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब डीडीए के प्रकोप के बाद चुनौतियां हम लोगों के काम कराने में बढ़ गई है। अब डीडीए के पास अनऑथराइज्ड कॉलोनी की कहीं कोई डिटेल नहीं है। संजीव जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कुल 40 मिनट बचे हैं। मैं चाहता हूँ 10 के 10 जो लिखा है वो पढ़ दीजिए। मैं जितना लिखा उतना ही पढ़ देता हूँ। वो पढ़ दीजिए बस वही पढ़ रहा हूँ ताकि वो विषय की समझ ठीक से हो पाए, अदरवाइज पढ़ने से समाधान हो नहीं पाता है। तो 3 तरह की अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं। एक वो जो 2008 से पहले रजिस्टर्ड था, जिसमें 50% उस समय का पॉपुलेशन थी, उसको कहा गया अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी। फिर 2015 में जो जीएसडीएल के मैप को मिली तो 2015 तक जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे काम काज हो रहा था। 15 के बाद जो एक्सटेंशन हुआ है उस एक्सटेंशन में डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है। अब समस्या ये आ रही है कि अगर कहीं किसी को बिजली लगाना है तो डीडीए कहती है कि हमसे एनओसी लो। अब डीडीए के पास एनओसी लेने जाएं तो डीडीए कोई रिकॉर्डिंग एनओसी देगा किस बिहाफ पे? तो अब सभी बसी बसाई कॉलोनी में लोगों को बिजली की समस्याएं हो गई हैं। हम ट्रांसफार्मर नहीं लगा पा रहे हैं, लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इससे लोगों में बड़ा उफावों की स्थिति है। हमने इस बात का जानकारी एलजी साहब से मिलकर के दिया था, हमने डीडीए वीसी को भी कहा था और मैंने एनडीपीएल के सीईओ से भी मिल के कहा था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो इसका आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूं कि इस पर कोई ठोस समाधान निकाला जाए। और दूसरी चुनौती ये है कि आज 2015 के बाद जो कॉलोनियां हैं वहां पे आप जैसे अभी भाई कह रहे थे जीएसडीएल के मैप में है नहीं, तो वहां हम ना तो पाइपलाइन बिछा सकते हैं ना गलियां बना सकते हैं। अब वहां पे हर बरसात में वो वहां के लोग फुटेज वीडियो डालते हैं और कहते हैं देखो जी पानी भरा पड़ा है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर डेवलपमेंट अलाउ हो तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार इसमें जैसे 2008 में एक्सटेंशन के लिए निकाला गया था, तो अब आरडब्ल्यूए को एक फ्रेश मैप सबमिट करने के लिए कह दिया जाए और उस मैप को फिर केंद्र सरकार उसकी अपनी कंसेंट दे दे ताकि हम डेवलपमेंट कर पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। सदन में अभी तिब्बत गवर्नमेंट के
माननीय 4-5 सांसद हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, उनका स्वागत करता हूं। श्रीमान धोंडुप टासी जी, तेनपा यारफल जी, श्रीमान लोभ सिंह पिंडे जी, मिसेस ताशी देकवी जी, मिसेस तेंजिम छोइंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। श्री अजय दत्त जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं पिछले कई सालों से अंबेडकर नगर हॉस्पिटल के बारे में इस सदन में कई बार बोल चुका हूं कि अंबेडकर नगर हॉस्पिटल बहुत विशाल 600 बेड का हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खड़ा करके दिया, बना के दिया, और मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले कुछ समय से यहाँ पर कुछ सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी जच्चा बच्चा की सुविधाएं वहाँ पे बढ़ी है, उसके बाद वहाँ पे मेडिकल ओपीडी लगनी शुरू हुई है, ऑपरेशन शुरू होते जा रहे हैं, और इस बहुत विशाल हॉस्पिटल के साथ बिल्कुल जैसे दीवार लगी है उसके साथ ही डीडीए ने बहुत बड़ा उत्सव गृह बना दिया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और इस हॉस्पिटल में भी बहुत से काम होने हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन की बहुत बड़ा प्लांट लगना है, यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह होनी है, यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करेंगे उनके लिए हॉस्टल बनना है। और मैं काफ़ी समय से एलजी साहब से बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप उस पार्क की कुछ जमीन, कुछ हिस्सा अंबेडकर नगर हॉस्पिटल को दे दें। कई बार मैंने कहा है, और स्वास्थ्य विभाग ने भी उसको परस्यू किया। अभी पीछे कुछ दिन पहले एलजी साहब वो उत्सव गृह को इनॉग्रेशन के लिए गए और वहाँ पर बिल्कुल एडजस्टेड है उसके साथ, तो उन्होंने देखा होगा कि कितना विशाल हॉस्पिटल है, कितने हजारों लाखों लोगों की जीवन बच सकते हैं। और मैं उनसे पुनः ये आग्रह करता हूँ, अम्बेडकर नगर की जनता और आसपास की जितनी भी विधानसभा उनकी जनता के स्वास्थ्य के लिए मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर अस्पताल को विराट पार्क की कुछ जमीन दिलवा दीजिए। इसमें एक विशेष बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट का एक ही डोर है और इसका फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। मैं वहाँ ऑलमोस्ट 10 साल से विधायक हूँ। आगे भी अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार चलती रहेगी और कई साल हमें वहाँ सेवा करनी है। तो ये कभी भी कोई बड़ा हादसा हो गया तो एग्जिट पॉइंट नहीं है, और वो अंबेडकर नगर अस्पताल के साथ की जमीन मैं कह रहा हूँ एग्जिट पॉइंट के लिए दे दीजिए। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बस कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक साथ में एक और दूसरी डिपार्टमेंट की एक लैंड है जहाँ पे अभी एक वाल्मीकि चौपाल मैंने लैंड फंड से बनाई है, उसके पास थोड़ी सी जमीन है, वहाँ से कम एक एग्जिट का रास्ता दे दें। आप इस पे कुछ कार्रवाई कर दें जिससे कि कल को अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उससे बचा जा सके। हमारे बीच में सोमनाथ भारती जी हैं जो डीडीए के 5 साल मेरे ख्याल से 10 साल से ऑलमोस्ट मेंबर हैं, हमारे पांडे जी हैं। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस दिल्ली की जनता के लिए आप थोड़ा सा कार्य करवा दें। एलजी साहब, सर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब मेरी बातों को क्यों नहीं सुनना चाहते? वो एलजी साहब पूरी दिल्ली में घूम के अध्यक्ष जी पूरी दिल्ली में घूम के वो अध्यक्ष जी मैं ना वेल में आके आज प्रोटेस्ट करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी आपने जो करना दिल्ली के अंदर आपने जो लिखा था वो बोल देगा, एक थोड़ी सी जगह देने के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। ये दिल्ली की जनता की बात है अध्यक्ष जी। अगर अम्बेडकर नगर की जनता, दिल्ली की मालवीय नगर की, कालका जी की जनता जो इस विशाल हॉस्पिटल में आएगी उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी तो कैसे चलेगा? अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। एलजी साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी जमीन अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल के लिए दे दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रियामंद और बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगा। धन्यवाद। मैं आपका ध्यान सेवाधाम मुंडोली रोड की तरफ को ले जाना चाहता हूं, जहां पर करीब 6 से 8 घंटे जाम लगा होता है।
ये रोड जो है मेरी विधानसभा की रीढ़ की रोड है। ये विधानसभा की मुख्य सड़क है जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में वाहन का आगमन होता है, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्री एरिया है, उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर लगता हुआ है। उत्तर प्रदेश के परिवहन भी यहाँ से होकर निकलते हैं। मेरी विधानसभा करीब आधा हिस्सा इसी, क्योंकि इसमें हर्ष विहार वार्ड और सुबोली वार्ड दोनों की मेन निकासी यहाँ से ही है, जो करीब 5 से लेकर 6 घंटे तक करीब यहाँ पर जाम लगा रहता है। आपातकालीन स्थिति, किसी भी एक्सीडेंटल केस में या एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार तो यहाँ ऐसे केस भी सामने आए हैं जो आपातकालीन स्थिति में के कारण अस्पताल पहुँचने में पेशेंट वहीं दम तोड़ दिया है। मैं 280 के माध्यम से इस विधानसभा के लगातार पहले भी इसके संदर्भ में कई बार मैं क्वेश्चन उठा चुका हूं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी आपसे अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय जिला मजिस्ट्रेट एवं पीडब्ल्यू के अधिकारियों को एक समिति बनाई जाए, जिसमें दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी विभागों को सीमित बना के इस रोड को चौड़ा किया जाए। जनता इस समस्या से जल्द निजात दी जाए। और अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये रोड दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में 80 फुट रोड है, जो मौके पर कहीं 25 फुट है, कहीं 30 फुट है, कहीं 40 फुट है। इस अवैध एंक्रोचमेंट होने के कारण से यहाँ हमेशा जाम लगा होता है। तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रोड को तुरंत चौड़ा किया जाए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। श्री महेंद्र गोयल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया। सबसे दुखदाई तो इस समय में है कि जहां पर सभी ऑफिसर्स बैठे होने चाहिए, विधायकों की समस्या सुनने के लिए आपकी इस गैलरी के अंदर कोई भी ऑफिसर नहीं बैठा है। ये काफी दुखदाई है, क्योंकि एक विधानसभा ही है जिसके अंदर कोई विधायकों की बात को सुना जाता है। हम लोग यहां पर चने भूनने के लिए नहीं आते, जनता की समस्याओं को रखने के लिए आते हैं यहां पर। खैर, आपने समस्या रखने के लिए मेरे क्षेत्र की आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, मेरे यहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर विजय विहार में विजय विहार फेज 1, विजय विहार फेज 2, बुद्ध विहार फेज 1, बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर सीवर लाइन का काम चल रहा था, जिसके अंदर काफी गलियों के अंदर सीवर लाइन डल चुकी है। 105 से 110 गलियां मेरी इन दोनों की दो कॉलोनियों के अंदर में रहती है। और इस समय में एक ही बात कह दी जाती है कि ये फंड पूरा हो गया। भाई, जब पूरी की पूरी आपने कॉलोनी ली है तो वो फंड पूरा कहां से हो गया? खैर, मैंने मान लिया कि फंड भी पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि जीएसटी पहले 12% होता था सीवर लाइन के ऊपर, उसके बाद 18% हो गया, तो वो पैसा उनको मिलना चाहिए। एक टेंडर यदि 100 करोड़ रुपए का होता है और वो 80 करोड़ रुपए में जाता है तो 20% की जो बचत होती है वो कामों के तहत उस एजेंसी के द्वारा वो काम करवाए जाते थे। लेकिन इस समय दिल्ली की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अमृत फंड के तहत ये कार्य हो रहा था। दिल्ली की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट को 140 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देती है, जिसके तहत ये काम होते हैं, और दिल्ली को तो यहां पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस समय में दिल्ली की जनता के साथ में जो न्याय चल रहा है, अन्याय चल रहा है, वो पूरी की पूरी जनता के समक्ष है। इसके अंदर चाहे कोई भी साथी है, आज मान लो मैं आम आदमी पार्टी का हूं, इस समय में भाई साहब बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से है, दुख इनका भी है, दुख मेरा भी है। लेकिन
इस समय के अंदर जो 105 से 110 गलियां बच रही हैं, बड़ी गलियों के अंदर तो वो लाइनें डल गई है, लेकिन छोटी छोटी गलियों के अंदर वो लाइनें डल रही हैं। मैं बार बार वीसी साहब से, जो हमारे सोमनाथ भारती जी हैं, इनके साथ में कई बार मीटिंग कर चुका हूं, आज तक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हालांकि नियत है वाइस चेयरमैन साहब की, मतलब महेंद्र गोयल की, वहां पर रिठाला विधानसभा के अंदर वो सीवर लाइन डलनी चाहिए। ये पूरी दिल्ली के लिए तत्पर है, लेकिन इस समय में चाहे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ साहब हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी है, फंडों की उपलब्धता नहीं करवा रहे। तो मेरा आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये आग्रह है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ साहब को भी कहा जाए कि वो काम कर लें। आप जिस समय इस ड्यूटी के ऊपर आए थे, आप उस समय में शपथ लेके आए थे कि मैं जनता के हितों के कार्य को करूंगा, सरकार के द्वारा बताए हुए कार्यों को मैं करूंगा। हम लोगों ने भी शपथ ली थी उस समय में कि हम जनता के हित के कार्यों को अंजाम देंगे। इसीलिए विधानसभा के अंदर उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके यहां पे भेजा। लेकिन आज हाथ बंधे हुए हम सबके, आज काम नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो गया, जनता हमें गाली देती है। महेंद्र जी हो गया पूरा। हो तो जब जाएगा अध्यक्ष जी, जब मेरे यहाँ पे गलियां डल जाएंगी। अब अगले अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ साहब को भी, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी एक ही बात कहे कि इन कामों को अटकाने का आप काम ना करें। जो बिलों के अंदर जो टेंडर गया था, उसके ऊपर से ये कैप हटा के या तो वो फंड दे या नया फंड वो रिलीज करें जो 105 से 110 गली है। मैं रिठाला विधानसभा की जनता की तरफ से आपके हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि इस बात को यदि वो अधिकारी सुने तो इस कार्य को करवाने का वो अंजाम दे। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेश बालियान जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी, आतिशी जी बैठी यहाँ पर। अभी दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर अगर मान लीजिए कोई बिजली का मीटर अप्लाई करता है और उसमें BSC के अधिकारी ये कहकर कि भाई लोड नहीं है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा। अब मान लीजिए किसी का 50 गज का मकान है और उसने कोई मीटर अप्लाई किया, तो सबसे पहले तो उसको लोड की वजह से 3-4 महीने चक्कर कटवाए जाते हैं। उसके बाद कि ये प्रॉपर्टी MCD में बुक है, अब वो MCD की NOC भी अगर वो लेके आ गए और उसके बाद भी उसका मीटर नहीं लग रहा। अब एक तीसरी सबसे बड़ी समस्या इस मीटरों को लेकर अध्यक्ष जी कि DDA से NOC लेके आओ। अब DDA मान लीजिए कोई कॉलोनी पुरानी बसी हुई है और उस कॉलोनी के अंदर किसी का 3000 गज का 2000 का प्लॉट था और उसमें किसी ने अपने प्लॉट कट कर मकान बन गए। अब साथ वाले मकान पे मीटर लगे हुए हैं, बिजली चालू है। अब नया जब वो अप्लाई कर रहा है तो DDA के अंदर वो खसरा नंबर, वो कह रहे हैं कि अनऑथराइज कॉलोनियों की लिस्ट में खसरा नंबर नहीं है। और छोटे छोटे 50-50, 100-100 गज के मकान वाले लोग चक्कर लगा रहे हैं BSC के अधिकारियों के, और DDA NOC किसी को दे नहीं रहा। तो इतनी बड़ी समस्या है। मेरी अकेले उत्तम नगर विधानसभा में पिछले 2.5-3 महीने, 4 महीने से 4-5 हज़ार कनेक्शन रुके हुए हैं। अब मान लीजिए किसी की बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी, 10 साल पहले बिल्डिंग बन गई और उसके अंदर 10 फ्लोर हैं, 9 फ्लोरों में लोग पहले रह रहे थे, उनको मीटर लगे हुए हैं। अब वो एक फ्लोर वाला अगर आज मीटर अप्लाई करता है तो उसका मीटर नहीं लग रहा, और वही रीज़न कि भाई DDA से NOC लेके आओ, MCD से NOC लेके आओ। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये बहुत बड़ा इशू है आज अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए, तो इसका शीघ्र से शीघ्र कोई आप इसका रिजल्ट निकालें और ताकि इसका लोगों को फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री राजेश ऋषि जी। राजेश ऋषि। सुश्री भावना गौड़ जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो 280 के अंदर अधिकांश विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हैं। आज मैं 280 में कुछ इससे अलग हट करके अपनी बात को रखना चाहूँगी। हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस सदन के द्वारा उनकी सराहना होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कार्यालयों में बैठने की जगह लोगों के बीच जाने का आदेश दिया गया है। जल बोर्ड के कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक
के लिए यह आदेश पारित किया गया है। हमारी वाटर सप्लाई मिनिस्टर के इस कदम से जल बोर्ड के कामकाज में सुधार आने की उम्मीद है, इसलिए इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जल मंत्री ने दिल्ली के कई क्षेत्रों का निरीक्षण करके पाया कि अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं हैं। कई क्षेत्रों में सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था। वहां के कई लोगों का कहना था कि अधिकारियों से शिकायत पर समस्या दूर नहीं होती है। समस्या का समाधान 48 घंटे के अंदर अंदर किया जाए, यह आदेश हमारी वाटर सप्लाई मिनिस्टर की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है क्योंकि राजधानी के कई स्थानों पर, विशेष तौर पर अनधिकृत कॉलोनियों, घनी आबादी वाले क्षेत्र में सीवर जाम व ओवरफ्लो की समस्या अपने आप में बनी रहती है। अधिकारियों की निगरानी में कमी के कारण यह समस्या अपने आप में बढ़ती रहती है। अध्यक्ष महोदय, कई अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर जाकर जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं करते, जिससे क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी अपने आप में लापरवाह होते हैं। यदि उच्च अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करे तो निश्चित रूप से यह स्थिति सुधर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मैडम आतिशी जी को, जो हमारी वाटर सप्लाई मिनिस्टर है, उनके द्वारा दिए गए उक्त दिशा निर्देशों का मैं इस सदन से सम्मान करती हूँ। धन्यवाद। श्री मोहन सिंह विश्व। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री जी का ध्यान अपनी विधानसभा करावल नगर के अंतर्गत उस नाले की ओर दिलाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न है। लोग घरों से न तो बाहर आ पा रहे हैं, न जा पा रहे हैं, और पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यह फर्जीवाड़ा बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा डिवीजन 4 के अधिशासी अभियंता द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2022 से पहले नाले में सफाई और सील्ड निकालने का काम किया जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, ये सील्ड दिल्ली नगर निगम के निर्मित खत्ते सिंगोला तथा बक्करवाला में डाला जाता था। उक्त अधिकारी जब से यहाँ आए, उन्होंने जानबूझकर इस प्रक्रिया में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तें लगाई। शर्त में जो लगाई थी उन्होंने, उसमें कहा उन्होंने उक्त मशीनों पे GPS सिस्टम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अथवा उन गाड़ियों पे जिनके माध्यम से कूड़ा उठाया जाता है उस पर भी वो GPS सिस्टम लगा होना चाहिए। पिछले दिनों के अंदर पता चला कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने ठेका दिया है या ठेका उसके नाम पे हुआ है, ना तो उनकी किसी भी गाड़ी के ऊपर GPS सिस्टम नहीं लगे थे, ना ही वहाँ उन चीज़ों का पालन किया गया था जिसकी वजह से सील्ट डालनी थी। यही नहीं, यह तर्क दिया गया इस सील्ट को कहाँ डाला जाए। पता चला कि उस एस्केप ड्रेन, जो मेरी विधानसभा की बंद ड्रेन हो, रिलीफ ड्रेन हो, वो सीधा एस्केप ड्रेन में पानी, गंदा पानी जाता है। उसकी सफाई व्यवस्था न होने की वजह से पूरे क्षेत्र के अंदर नाले अधिकतर नाले ओवरफ्लो की शिकायत आ रही है। परिणाम स्वरूप वहाँ के क्षेत्रवासी आए दिन मेरे कार्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन इस प्रकार की। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग डिवीजन 4 के अधिशासी अभियंता ने पिछले दिनों के अंदर एक तरुण दत्ता ठेकेदार से मशीनें मंगाई और मंगवाने के बाद कुछ हिस्सा 150 मीटर तक उसकी सफाई व्यवस्था वगैरह हुई। अध्यक्ष महोदय, सफाई व्यवस्था की
की पूरी पेमेंट वगैरह कर दी गई। अध्यक्ष जी, उसकी सफाई की पोल तो तब खुली जब वहां एक एक्सीडेंट हो गया, वहां पे एक रिक्शे वाले की मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के डिवीजन 4 के अधिशासी अभियंता द्वारा किए गए कामों की केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जाए और फर्जीवाड़े में जो उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है उनमें दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। ये मेरे आपसे अनुरोध है। श्री अजय महावर जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको कम से कम हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए। अब फ्लड इरिगेशन से रिलेटेड मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने अपने विधानसभा के क्षेत्र के बारे में उठाया है और कंसर्न मिनिस्टर यहाँ है नहीं, तो फिर आखिर इस मुद्दे को उठाने का फिर लाभ क्या होगा? कम से कम मिनिस्टर इनकी बात को सुनते, नोटिस लेते, कोई जवाब देते। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम कंसर्न मिनिस्टर जरूर हाउस में प्रेजेंट रहें। श्री अजय महावर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, 280 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरी गोंडा विधानसभा में और ये पूरी दिल्ली में ही बड़ी संख्या में चल रही अवैध रूप से बिना लाइसेंस के, बिना अनुमति के कच्चे मीट की दुकानें, कच्चे और पक्के मीट की दुकानें, रेहड़ियां की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन दुकान के मालिकों को लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं है, सामाजिक हो या धार्मिक भावना हो, उसको ताक पर रख करके सार्वजनिक स्थानों पर खुले आम ये जीवों की हत्या करके और वहां पर कच्चा और पक्का मांस काटने, बनाने व बेचने का काम कर रहे हैं। महोदय, इसी तरह की स्थिति लगभग पूरी दिल्ली में बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरी गोंडा विधानसभा में और पूरी दिल्ली में जहां जहां पर अवैध रूप से इस प्रकार के बगैर लाइसेंस के, बगैर अनुमति के कच्चे और पक्के मीट की दुकानें चल रही हैं, उनको अविलंब बंद कराया जाए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों पर भी दंडित होने की कार्रवाई के लिए संतुष्टि की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जितेंद्र महाजन जी। आ गया ना जी। उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो ना, वहां सर पूरा पानी भर गया हो, थोड़ा सा मंत्री जी जवाब दे देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझसे मिल लीजिएगा ऑफिस में। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रोहतास नगर विधानसभा और पूरी दिल्ली में अनाप शनाप पानी के बिल भेजे जा रहे हैं। 20-20 गज के मकान के लाखों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं और हकीकत जमीन पर यह है कि पीने का पानी आ नहीं रहा है कई महीनों से। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, दिल्ली सरकार ने बार बार ये एक विषय आ रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना दिल्ली सरकार की आने वाली है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो वन टाइम सेटलमेंट बिल की जो योजना है वो कब तक आने वाली है, जिससे लोगों को, लाखों दिल्ली के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें पानी के बिल जनता भरना चाहती है, मगर इतने अनाप शनाप बिल हैं कि जनता उन्हें भरे तो भरे कहाँ से। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रोहतास नगर विधानसभा का दिल्ली जल बोर्ड का रिवेन्यू ऑफिस पहले विधानसभा के अंदर था, शादरा में था, मगर उसको अब सिलमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण से लोगों का वहां तक पहुंचना मुश्किल है और लोगों की बिल संबंधी समस्या जो पहले शादरा में ही, नवीन शादरा रोहतास नगर में सेटल हो जाती थी, उसके लिए अब लोगों को सिलमपुर जाना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि रोहतास नगर के विधानसभा के रिवेन्यू दफ्तर को दोबारा से रोहतास नगर विधानसभा में ही लाया जाए। धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी अनुपस्थित।
जून साहब, श्रीमान जून साहब। सर, 7/12/23 को राजनगर में एक बहुत ही भयंकर एक बिल्डिंग में आग लगी, जिसकी वजह से 8 फ्लैट बिल्कुल जलकर राख हो गए। ये 5-6 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जो उस टाइम के पार्षद, एमसीडी के ऑफिशियल्स और दिल्ली पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने मिलकर इस इलीगल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने में दिया। उस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी मेजर्स कुछ भी नहीं लिया गया था। इतनी भयंकर आग लगी कि लोग, पास पड़ोस के लोगों ने उनकी मदद की, फ्लैट वालों को उनको किसी तरह निकाला गया। 2 फ्लैट जो फर्स्ट फ्लोर पे थे वो इतने गरीब आदमी के थे। उस लेडी मेरे पास आई रोती हुई कि मैंने अपनी 2 बेटियों की स्कूल फीस और ट्यूशन फीस उसमें रखी हुई थी, सब जल गए। आज हमारे पास कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। तो बिल्डर फ्लैट बना के निकल गया, लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं उनको सफ़र करने के लिए छोड़ गया। अब ऐसी सिचुएशन में सरकार को उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, और जो बिल्डर था या उस टाइम के जो ऑफिशियल्स थे या जो कंसर्न पार्षद था उस टाइम, उन सब के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। श्री बग्गा जी। मैं बोलने का मौका दिया। मेरी कृष्णा विधानसभा में एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, शास्त्री नगर पुस्तक में स्थित है। एसडीएम कृष्णा नगर नंद नगर में बैठते हैं और सब रजिस्ट्रार भी नंद नगर में बैठते हैं। लोगों को वहाँ जाने की बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी दूर है, आने जाने में 200 से 300 रुपये खर्च होते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सदन में बोल भी चुका हूँ कि आपसे प्रार्थना है कि एसडीएम कृष्णा नगर और सब रजिस्ट्रार को शास्त्री नगर ही बैठाने का कष्ट करें, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। धन्यवाद। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूरियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिल्ली पानीपत एवं दिल्ली अलवर रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर दिलाना चाहता हूं, जिनकी शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित न कर सरकार रोड़े अटकाने का काम कर रही है। मेरे द्वारा उपराज्यपाल महोदय को 4 अक्टूबर 2023 को लिखे गए पत्र के उत्तर में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 29 नवंबर 2023 के माध्यम से बताया था कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए कैबिनेट स्वीकृति के बाद में प्रावधान किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने पहले भी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए अपने हिस्से की लागत को जारी करने में 2 साल तक लटकाए रखा था तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही पैसा जारी किया गया था। इसी तरह दिल्ली सरकार दिल्ली अलवर व दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अलग बहाने बनाकर लटकाने का भरसक प्रयास कर रही है। यह दिल्ली की जनता से विश्वासघात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर को दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार अपने हिस्सेदारी का भुगतान 7 दिनों के अंदर जारी करे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह भी आदेश दिया है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापनों पर खर्च किए जाने वाले प्रावधानों को इन रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट परियोजना की मदद से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, यह परियोजनाएं पानीपत व दिल्ली से अलवर के बीच कार्यरत औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के विभिन्न शहरों और गांवों के निवासियों को सुगम व तीव्र गति परिवहन सेवा उपलब्ध करवाएगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतर्राज्यीय मार्गों पर परिवहन की भीड़भाड़ को कम करके दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परंतु दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में सुधार हो। इसलिए वह इन परियोजनाओं को लटकाने में तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। दिल्ली सरकार के इस रवैये से परियोजनाओं की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी
जिसका खामियाजा दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि दिल्ली वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को अतिशीघ्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश करे तथा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को लागू करने के लिए बाध्य करे, जिसके अनुसार इन परियोजनाओं के हिस्से की लागत का भुगतान दिल्ली सरकार को 7 दिन के अंदर किया जाना है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पैसा रिलीज नहीं कर रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इसके साथ साथ परियोजनाओं को लटकाना और दिल्ली के विकास को, जो ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं, जो हम चाहते हैं कि पूरा एनसीआर जो है वो एक कंसोलिडेटेड हो, जिसमें परिवहन व्यवस्था बहुत सुगम हो और दिल्ली का विकास। और आप देखिए कि दिल्ली में मेट्रो के नेटवर्क से, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के माध्यम से ये सब हो रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि तुरंत दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर के लिए भी अपने हिस्से की राशि दे, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान ऑलरेडी दे चुके हैं, केंद्र सरकार ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, तो इसको और डिले ना किया जाए। और ऑलरेडी ये योजना 3 साल डिले हो चुकी है। बैठिए श्री अनिल वाजपेयी जी, और इसके बाद अंतिम रहेगा गुलाब सिंह जी। अनिल वाजपेयी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान गांधीनगर विधानसभा में भू माफियाओं द्वारा सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा की ओर दिलाना चाहता हूं। गांधीनगर पुराने पुल के सोनिया गांधी कैंप के पास भू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसको और उस जमीन पे किए हुए कब्जे को 3 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से किराए पर भी दे दिया गया है। एमसीडी के लोगों की मिलीभगत से उसको सील भी पहले किया गया था और सील भी कर दिया गया है, जबकि एसडीएम विवेक बिहार ने सील करने के आदेश दिए थे। आपसे सादर अनुरोध है, सरकारी ज़मीन है और अगर इस पर कब्जा अगर हट जाएगा तो कोई बारात घर या कोई पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी, इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और जो भी एमसीडी के संबंधित अधिकारी हैं या दिल्ली सरकार के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री गुलाब सिंह जी। चलिए, सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात अब नहीं, समय नहीं है, कुछ काम और है भाई। अब ये देखिए मेरे पास, प्लीज नहीं, मैं बिजली सारा रह जाएगा भाई। अब श्रीमती आतिशी जी, माननीय शिक्षा मंत्री, कार्यसूची में दर्शाए गए अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। माननीय आतिशी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 4 में दर्शाए गए दस्तावेजों की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। अब श्रीमती आतिशी जी, माननीय वित्त मंत्री, दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 वर्ष 2023 का विधेयक संख्या 5 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 वर्ष 2023 का विधेयक नव संख्या 5 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। हमारे वित्त मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 वर्ष 2023 का विधेयक संख्या 5 को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ।
अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें रेवेन्यू में 3 लाख रुपए व कैपिटल में 1 लाख, कुल 4 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 1 पास हुई। डिमांड नंबर 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेवेन्यू में 9 लाख रुपए व कैपिटल में 10 लाख रुपए, कुल 19 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 2 पास हुई। डिमांड नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें रेवेन्यू में 52 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये व कैपिटल में 29 लाख, कुल 52 करोड़ 54 लाख 84 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 3 पास हुई। डिमांड नंबर 4 फाइनेंस, जिसमें रेवेन्यू में 16 लाख 16 हज़ार रुपये व कैपिटल में 10 लाख 25 हज़ार, कुल 26 लाख 41 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 4 पास हुई। डिमांड नंबर 5 होम, जिसमें रेवेन्यू में 22 करोड़ 15 लाख 80 हज़ार रुपये व कैपिटल में 6 लाख 50 हज़ार रुपये, कुल 22 करोड़ 22 लाख 30 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने हैं। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 5 पास हुई। डिमांड नंबर 6 एजुकेशन, जिसमें रेवेन्यू में 96 लाख 92 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 6 लाख रुपये, कुल राशि 1 करोड़ 2 लाख 92 हज़ार रुपये, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 6 पास हुई। डिमांड नंबर 7 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, जिसमें रेवेन्यू में 1 करोड़ 6 लाख 74 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 13 लाख रुपये हैं, कुल राशि 1 करोड़ 19 लाख 74 हज़ार रुपये, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 7 पास हुई। डिमांड नंबर 8 सोशल वेलफेयर, जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब 94 करोड़ 10 लाख 35 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 6 अरब 68 करोड़ 11 लाख 50 हज़ार रुपये हैं, कुल राशि 10 अरब 62 करोड़ 21 लाख 85 हज़ार रुपये, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 8 पास हुई। डिमांड नंबर 9 इंडस्ट्रीज, जिसमें रेवेन्यू में 13 लाख 40 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 31 करोड़ 24 लाख 20 हज़ार रुपये हैं, कुल राशि 31 करोड़ 37 लाख 60 हज़ार रुपये, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 9 पास हुई। डिमांड नंबर 10 डेवलपमेंट, जिसमें रेवेन्यू में 2 अरब 12 करोड़ 41 लाख 33 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 31 लाख रुपये, कुल राशि 2 अरब 12 करोड़ 72 लाख 33 हज़ार रुपये है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 10 पास हुई। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रेवेन्यू में 6 अरब 92 करोड़ 54 लाख 12 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 39 लाख, कुल राशि 6 अरब 92 करोड़ 93 लाख 12 हज़ार रुपये, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 11 पास हुई। हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 13 अरब 75 करोड़ 92 लाख 66 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 7 अरब 81 लाख 45 हज़ार रुपये, कुल राशि 20 अरब 76 करोड़ 74 लाख 11 हज़ार रुपयों की सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दे दी है। एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 4 2023। अब माननीय वित्त मंत्री एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2023 को
हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी। Honorable Speaker, sir, I seek the permission of the House to introduce Appropriation Bill number 4, 2023 to the House. वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब माननीय वित्त मंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। Honorable Speaker, sir, I now introduce Appropriation Bill number 4, 2023 to the House. अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2, खंड 3 में शेड्यूल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2, खंड 3 शेड्यूल बिल का अंग बन गए। प्रश्न है कि खंड 1 प्रिम्बल और टाइटल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए। अब माननीय वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2023 को पास किया जाए। Honorable Speaker, sir, the House may now please pass the Appropriation Bill number 4, 2023. माननीय वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2023 पास हुआ। समिति का प्रतिवेदन, समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण अब श्री महेंद्र यादव जी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्ना पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। लंच के लिए अवकाश। ठीक 2 बजे सदन की बैठक दोबारा आरंभ होगी। लंच दोनों गैलरियों में है, दाईं ओर भी बाईं ओर भी। माननीय मंत्रियों से भी प्रार्थना है कि लंच अवश्य करें।